श्री ओंकार सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से जैसा कि नाम है उसी के अनुरूप ख्याति प्राप्त हमारे बीच श्री महाराज संतोष सागर जी पधारे हैं। दो शब्द संतोष आपके दीप्यमान श्री मुखारविंद से ही महसूस हो रहा है कि आप संतोष के सागर हैं, इसीलिए शायद आपका नाम संतोष सागर जी पड़ा। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। राम प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, श्री ओम जी मेहता साहब, बंसल साहब, किशोर जी, महेश जी और मेरे सामने विराजमान मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी को मेरा प्रणाम। जब बेटियां बेटियां सामने बैठी है तो आज बेटियों के विषय की बात करते हैं। अभी तक पूरे राजस्थान भर में 3 लाख से भी ज्यादा युवाओं से मैं मिल चुका हूं, जिसमें लगभग इन 10 महीने में 50,000 बेटियों से भी मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, CA, BEd, MBA, जितने भी एजुकेशन के हब होते हैं उन सब इंस्टीट्यूट में जाकर के मैंने अपना उद्बोधन दिया है, अपने विचार रखे हैं। तो ये जो आधे घंटे का सत्र है आप सभी के लिए बहुमूल्य हो सकता है, तो मुंह बंद करके और कान खोल करके ये आधे घंटे का सत्र आप सुनेंगे। और ये आधे घंटे का मेरा समय उन्हीं बेटियों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। तो आधे घंटे का ये सत्र बहुमूल्य है और आप इसको बहुत गहराई से श्रवण करेंगे।
पहले मैं जानना चाहूंगा कि 10th से 12th तक की बेटियां कहाँ बैठी है, स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? 10th 12th, ठीक, बैठो। आज एक दिव्य अवसर हम आप सबको मिल रहा है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या होता है? आपको कोई पानी पिलाए तो उस पानी का असर आपके बॉडी में कब तक रहता है? 2 घंटे, 3 घंटे, अभी सर्दी है तो 6 घंटे। भोजन का असर यही 5-6 घंटे, 12 घंटे। और कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी बात आपको कहीं से मिल जाए तो उस अच्छी बात का असर कब तक रहता है? हैं? जोर से बोलो ना। जीवन भर रहता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर है अच्छे विचार। और हमारे जिंदगी को बदलने के लिए एक अच्छा विचार बड़ी क्रांति ला सकता है। तो ये जो आधे घंटे का सत्र है ये बहुमूल्य है। इसको बड़ी गहराई से हम आपको श्रवण करना है। चलो बेटियों के विषय की बात हम शुरू करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया, बेटी बचाओ और सबको पता है। और बेटा बेटी एक समान होते हैं, ये भी सब कहा जा रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कहा जा रहा है क्या उसमें सत्यता है? बेटा और बेटी एक समान है घर में कि भेदभाव है? नहीं है? पक्का? हाँ हाँ, नहीं है पक्का? यस तो नहीं बोलोगे? जितना फ्रीडम, जितनी आजादी लड़कों को है, क्या उतनी लड़कियों को है? तभी आपने कहा ना अभी यस। अच्छा, आपको कभी ये फील होता है, जैसे आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आपको कभी फील होता है कि वो कहीं पर भी जाता है, कुछ भी पहनता है, कैसे भी मित्रों के साथ में डोलता फिरता है, कुछ भी करता है, मम्मी पापा उसको कुछ नहीं कहते? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी पाबंदियां हैं, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, उससे मत बोलो, ये मत पहनो, है क्या? ऐसी है ना? अच्छा, बुरा लगता है क्या जब इतना हमको कंट्रोल किया जाता है? ये मत जाओ, उससे मत बोलो, ये मत खाओ, जब इतनी बातें कही जाती है, जब भेद होता है, तो कभी कभी मन में ये फील होता है क्या कि जब एक बार कह दिया कि लड़का लड़की बराबर हैं, तो फिर हमारे लिए इतना भेदभाव क्यों? क्यों हमारे ऊपर इतना अंकुश लगाया जाता है? क्यों हमको आजादी नहीं है लड़कों के जैसी? लड़के चाहे जैसे कटिंग कराए, चाहे जैसे फेटे कपड़े पहने, मोटरसाइकिल लेकर के आधी रात को भी बाहर जाए, मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहते, पर हमें कहीं अकेले नहीं जाने देते, किसी से बात नहीं करने देते। कहीं खड़े होते तो वहां क्यों खड़े थे, क्यों उससे बात कर रहे थे, कितने प्रकार के सवाल हमसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं फील होता है ना कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है। आप देखेंगे एक जौहरी के पास एक डायमंड हीरा होता है। हीरा कहाँ रहता है? बोलो ना। तिजोरी में रहता है। हर किसी को दिखाया जाता है क्या? हर कोई उसको छू सकता है क्या? आपने कभी लोहे का गाटर देखा है? एंगल लोहे की जो रखती है, गाटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गटर नहीं, गाटर। हाँ, लोहे की एंगल। आप देखेंगे कि वो लोहे की दुकान के आगे बाहर ही पड़ी रहती है, कभी रोड पर देखेंगे तो। लड़के जो है ना, वो लोहे के गाटर हैं। क्या है? गाटर है, बोलना। लड़के क्या है और लड़कियां क्या है? डायमंड है, हीरा है। गाटर को कोई तिजोरी में नहीं रखता। तिजोरी में किसको रखते हैं? डायमंड को, हीरे को। आपके ऊपर इतनी पाबंदियां, इतने अंकुश इसलिए हैं कि आप डायमंड हैं, आप हीरा हैं। अभी मुझे कल वात्सल्य ग्राम के एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, तो कुछ बेटियां, उन्होंने इतना सुंदर सुंदर नृत्य किया, इतने सुंदर सुंदर उसने दृश्य दिखा, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, संस्कृत पाठ किया, मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ पर एक
छोटी सी कविता बोली, मुझे पूरी याद तो नहीं थी पर याद आ गई, तो मैं थोड़ा सा बेटियां बेटियां तो मैं आपको सुनाऊंगा। एक घर को तारता है बेटा, दो दो घर की शान होती है बेटियां, बेटों से भी बढ़ करके होती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, इसीलिए बेटों से भी बढ़ करके होती है बेटियां। जिस घर में परमात्मा करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम, अनुशासन को उतारता है, उस घर में परमात्मा बेटी को जन्म देता है। तो सबसे लकी तो आपके मम्मी पापा हैं, जिसके घर में आप जैसी सुंदर सुंदर फूल सी बेटियां हुई है। और आपके मम्मी पापा का आपको लेकर के जो स्वप्न है, क्या उस स्वप्न को आप साकार करना चाहते हैं? आप कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ हाँ, दिव्या खड़ी हो जाओ। एक प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे। दिव्या ये बताओ कि दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है पूजा, क्या आप उसको जानती हैं? नहीं जानती? क्यों नहीं जानती दिव्या? साधारण सा प्रश्न है, क्यों नहीं जानती? अच्छा अच्छा, दिल्ली तो कल भेज दें आपको, जान जाएंगे उसको? उसको क्यों नहीं जानती, मेरा साधारण सा प्रश्न है। वो तो मुझे भी पता है, आप उसको क्यों नहीं जानती? मैं जिस पूजा की बात कर रहा हूं उसको आप क्यों नहीं जानती? इसका सीधा सा जवाब है बेटा, मैं उससे कभी मिली नहीं हूं, संपर्क नहीं हुआ। सही है, आप उससे कभी मिली नहीं है। अच्छा, आप इंदिरा गांधी को जानती हैं? मिली है, उसको कैसे जानती है? अच्छा, आप मीराबाई को जानती हैं? मिली है, फिर भी जानती है। अरे पूजा को किसने नहीं जानती? क्योंकि उससे मिली नहीं है। मिली तो इंदिरा गांधी से भी नहीं है, मिली मीराबाई से भी नहीं है, फिर भी जानती है। अब ये जो बात है, इसी में ही सारी बात है। दिव्या आप बैठो, आप पूजा को नहीं जानती पर इंदिरा को जानती है, मीरा को जानती है। किस लिए जानती है? क्योंकि उनका जीवन जो था, इसका तो नाम दिव्य है, उनका जीवन ही दिव्य था। तो हम अपने लाइफ में ऐसा क्या करें जो हमको भी दुनिया जाने, चाहे वो हमसे मिला हो चाहे ना मिला हो। इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 85% तो ये जो नया का नया है ना, वो ले जा करके भगवान को दे देते हैं कि लो प्रभु, आपने हमें दिया तो था पर हमने यूज नहीं किया, काम में नहीं लिया है। तो इस ब्रेन को काम में लेना है, और उस 15% लोगों की सूची में हमको सम्मिलित होना है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीनी है ना। इस दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, और भारतवर्ष जो एक युवाओं का देश है, यहां पर 80 करोड़ युवा हैं। कितने हैं? 80 करोड़ युवा हैं। 140 की आबादी में 80 करोड़ युवा, इतना दिव्य हमारा देश। तो युवाओं वाला देश कैसा होना चाहिए? और जिस देश में आपके जैसी बेटियां हो, नारी में 8 गुना क्षमता होती है हर मामले में पुरुष से। पता है ना आपको इस बात का? पुरुष से हर मामले में 8 गुना ज्यादा क्षमता किस में होती है? नारी में होती है। और ये दिमाग भी देवियों के पास में ज्यादा होता है, बेटियों के पास में ज्यादा होता है। बस ये होता है कि कोई यूज करता है, कोई इसको यूज नहीं करता है। चलो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? हैं? पक्का? पक्का निकलता है ना? अच्छा, जमीन में से घी भी निकलता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी? अच्छा, घी कहां से निकलता है? गाय से, दूध से,
कैसे गाय क्या खाती है जो दूध आता है? हाँ? दूध कैसे आता है? घास खाने से। घास कहां से आती है? हैं? तो घी कहां से निकला? निकला ना। सारा उपार्जन जमीन से ही होता है। वैसे ही हमारी बुद्धि के अंदर में इतनी क्षमता है, इतना पावर है, जो इसमें उपजाना चाहते हो। हमारा कल क्या है पता है? हमारा आज ही हमारा कल है। आज जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो हमारे कल का निर्माण करता है। तो एक प्रश्न और मैं आपसे करूंगा, उसका और जवाब दीजिए, फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। आप स्कूल में कितनी देर पढ़ते हैं? 6 घंटे। घर जा करके कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? वो हाथ ऊपर करे जो 4 घंटे पढ़ता हो घर जा करके। ओनली एक सिंगल हैंड ऊपर हुआ। बेटा आप क्या नाम बेटा आपका? एक तो तुम्हारी आवाज कम है, ऊपर से मास्क भी लगा लिया बेटा। हंसिका, 4 घंटे पढ़ते हैं आप? अरे वाह, थैंक यू, ताली बजाओ हंसिका के लिए। बैठ जाओ बेटा। आप बेटा, आपने भी हाथ ऊपर किया, आप भी 4 घंटा पढ़ते हैं? अरे वाह। नहीं, 4 घंटे रोज पढ़ते हैं। 2 बेटियों ने हाथ ऊपर किया। 4 घंटे की पढ़ाई 2 बेटियों ने हाथ ऊपर किया। एक बात आप मेरी लिख लेना, नोट कर लेना। अगर आज आप 4 घंटे की पढ़ाई करने में जी कतराते हो तो आगे चल करके आपको 16 घंटे की मेहनत करनी है। 16 घंटे की मेहनत ठीक है कि 4 घंटे वाली ठीक है? अगर आज 4 घंटे की मेहनत आप नहीं कर रहे हो तो आगे चल करके आपको 16 घंटे की मेहनत करनी है। आप घर जाएं, स्कूल की पढ़ाई करें, उसके अलावा कम से कम 4 घंटे का परिश्रम आपको घर पर करना चाहिए। और वो परिश्रम भी आपको इंटरेस्ट के साथ में करना चाहिए। आज मैं आपको सफलता के आगे बढ़ने के और कुछ बनने के 3 सूत्र देता हूं। और ये 3 सूत्र उन्हीं बेटियों के लिए हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। मैं आपसे कहूंगा, आज बेटियों में एक कमी है। बताऊं कि रहने दो? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हमारा ध्यान बुक्स से ज्यादा लुक्स पर है। समझ में आ रही है बात? बुक्स से ज्यादा ध्यान किस पर है? लुक्स पर है। और ये लुक्स आपको 2, 3, 4 साल तो अच्छा दिखा सकता है, सुख दे सकता है, पर 3, 4, 5 साल के बाद में ये लुक्स बिगड़ जाता है। इसलिए अभी हमारा ध्यान लुक्स पे बिल्कुल नहीं, किस पे होना चाहिए? बुक्स पर होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पर एक बीकानेर में एक कलेक्टर साहिब आई थी, ओम जी आप जानते होंगे, आरती डोगरे। आरती डोगरे, आपने नाम सुना है बेटा? कलेक्टर हैं वो। अब उनके लुक्स की बात अगर हम करें तो इस टेबल की थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई होगी उनकी, यानी कि 4 फीट की हाइट। आप आज घर जाओ तो उनको यूट्यूब पे सर्च करने ला आरती डोगरे के नाम से, तो उनका लुक्स कैसा है पता है? 0 लुक्स है। इतनी सी हाइट है उनकी, इससे ज्यादा हाइट नहीं है उनकी, और फेस भी इतना अच्छा नहीं है, पर उनका ओहदा, उनका पद इतना बड़ा है कि वो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, कि हम जहां खड़े होते हैं, अरे वाह बड़े टैलेंटेड हो। फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो बात उनके अंदर है कि वो जहां खड़ी हो जाती है, उनका लुक्स 0, हाइट इतनी सी है, चेहरा भी कुछ खास नहीं है, पर वो साहब उसके एक सिग्नेचर में इतनी ताकत है कि उससे पूरा जिला प्रभावित होता है। ऐसी क्षमता कि हमारे एक सिग्नेचर में इतना पावर हो। वो क्षमताएं कब आती है पता है? आदमी को अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है।
रात दिन अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप में कुछ नया लाने के लिए, अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए और उस ओहदे तक, उतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए रात दिन मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है। तो हम 6 घंटे यहां पढ़े, सफलता के लिए कम से कम 4 घंटे की स्टडी हमारी घर पे होनी चाहिए। और अगर 4 घंटे 2 बेटियों ने हाथ ऊपर किए हैं, बाकी बेटियों को मैं एक चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं, अगर 4 घंटे आपके घर पर पढ़ाई नहीं होती है तो आगे चल करके आपको 16 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कम से कम 4 घंटे की स्टडी करें, पढ़ें। अब मेरा एक दूसरा सवाल, क्या आप पढ़ते हैं, स्कूल आते हैं, इंटरेस्ट के साथ आते हैं? कोई दबाव तो नहीं? आपकी रुचि है पढ़ने में? पक्का? तो एक बात मुझे पता है कि बेटियां बड़ी ईमानदार होती है, सत्यवादी होती है, झूठ नहीं बोलती है। तो एक बात मुझे और बता दीजिएगा, आप में से पर्सनल मोबाइल, खुद का पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सब ईमानदार हो, झूठ तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो पर्सनल मोबाइल, अच्छा ये बताओ कि मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाती है? हाँ चलो नीचे हाथ करो। ये छोटी छोटी ये भी यूं कर रही है। मम्मी का मोबाइल आप चलाते हो। मोबाइल चलाना मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बुरी बात है, उसमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं। आप यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम मोबाइल चलाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि इधर हमारी किताब, ईमानदारी से जवाब देना भैया, झूठ बिल्कुल नहीं, इधर हम किताब लेकर के बैठे हैं और इधर मम्मी का मोबाइल भी हाथ में लग गया, तो कभी ऐसा हुआ कि पढ़ते समय मोबाइल भी याद आ गया है? चलो अपनी ईमानदारी के लिए ताली बजा दो एक बार। होता है ना ऐसा? इधर पढ़ रहे हैं और पास में मोबाइल है तो थोड़ा देख लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया है क्या, शायद कोई प्रधानमंत्री जी का मैसेज आ गया होगा। और आता क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोई इधर उधर के मैसेज, कोई हाथ जोड़े हुए, कोई गुलाब का फूल, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं आता है। फिर भी मोबाइल देखना जरूरी है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम और वो क्या क्या होता है? फेसबुक, थोड़ा सा देख ले। और उसको देखने के चक्कर में कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। होता है ना ऐसा? आधा घंटा यूं यूं करते करते निकल जाता है। और फिर क्या होता है पता है? फिर आधे घंटे निकल लिए ऐसे मोबाइल में, फिर चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे, थक गए। ऐसा ही होता है ना? यानी कि आप अपने आप को एक ऐसा जीवन दे रहे हैं जो आगे जाकर के आपको बहुत तकलीफ देने वाला है, बहुत दुखी करने वाला है। सारी चीजें वापस आ सकती है, पर जो समय आपका निकल गया वो समय वापस नहीं आता। और बेटियों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है? जो ही 18 साल पार करती है ना, 19 साल 20 साल की होती है, तो क्या होता है घर में? है शादी हो जाती है। और उन लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और ज्यादा कम होता है। तो माँ बाप कहते पढ़ तो रही नहीं है, चलो इसको झाड़ू पोंछा करने के लिए भेजो। यही होता है ना? तो 15-20 साल के अंदर अंदर तो लगभग शादियां, बातें चलना शुरू हो जाती है, घर में चर्चाएं होने लगती है। एक मुझे बड़ा सुंदर सा एक जोक याद आ रहा है। एक मौसी और एक भांजी, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो आईआईटी की स्टूडेंट थी और मौसी हो गई 70 साल की, भांजी थी 25 साल की, पर दोनों में फ्रेंडशिप इतनी बढ़िया थी कि पूछो मत। अब घर में किसी की भी शादी होती ना, तो वो मौसी अपनी भांजी से कहती कि सुन, अगला तेरा नंबर है, इसकी तो हो गई है, अगला। वो कहती मौसी क्या कर रही हो? मैं आईआईटी कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है। मौसी फिर कहती कोई भी शादी होती घर में, सुन अगला तेरा नंबर है। मौसी छोड़ो ना मेरा पीछा, मुझे भी पढ़ना है, कुछ करना है, क्या शादी कर रही हो? फिर घर में किसी की शादी, मौसी कहती सुन अगला तेरा नंबर है। भांजी बड़ी परेशान। एक दिन उसी घर में किसी की डेथ हो गई। समझ में आया? भांजी ने कहा मौसी सुन अगला तेरा नंबर है। हाँ, तो कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है।
इसलिए सबसे अनमोल क्या है? समय है। आज जो निकल गया, ये समय आप किसी भी कीमत पर कल पा नहीं पाओगे। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या करते हैं पता है? जिनके अंदर में इतनी सी भी बुद्धि होती है, वो क्या करते हैं पता है? वो अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप ये सोचो कि रोज 24 घंटे मुझे मिल रहे हैं, तो इन 24 घंटों में अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ना। आप कल्पना करिए 24 घंटे में कितनी देर पढ़ते हैं आप? सिर्फ 6 घंटे। आपका मोस्ट काम क्या है? पढ़ना। और आप उसी को ही समय नहीं दे रहे हो, तो आगे जाकर के आपका जीवन कैसा होगा? खराब हो जाएगा ना। तो सबसे जरूरी क्या है? इंटरेस्ट। पढ़ाई में क्या होना चाहिए? जब आप किताब लेकर के बैठो, उस समय न तो आपको मोबाइल याद आए, न आपको फ्रेंड्स याद आए, न आपको कार्टून्स याद आए, न कोई इधर उधर का कोई और कुछ याद आए। पढ़ाई के समय क्या होना चाहिए? पढ़ाई। इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने कभी अपनी मम्मी को घर पर धारावाहिक देखते हुए देखा है? टेलीविजन देखती है मम्मी? देखती है ना। अब तो धारावाहिक आता है, वो अभिनेत्री, वो आर्टिस्ट जब नौटंकी करती है, तो नाटक में, धारावाहिक में मम्मी डूब जाती है। वो रोती है तो मम्मी भी आंसू पटकाती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। अच्छा, मम्मी जब धारावाहिक में डूबी हो, देख रही हो, और उस समय अगर पापा बीच में आकर के खड़े हो जाए टीवी के आगे, तो मम्मी क्या करती है? रिमोट दे मारती है। कहां बीच में आकर के खड़े हो गए? अच्छा, आप एक बात और बताओ, कभी आप पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए हो? कौन कौन गया है? ले, सब लगभग 4 घंटे पढ़ाई में हाथ ऊपर नहीं हुए, पर फिल्म में हो गए। अच्छा, फिल्म देखते ही एक बार जिस पिक्चर को देखा, और देखते ही बार आते पूछे कि आपने क्या देखा, सब बता देते हो ना? ये हुआ। 3 घंटे की पिक्चर, और देखते ही वो कैसे याद हो जाती है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। पढ़ाई में भी जिस दिन इंटरेस्ट होगा ना, उस दिन जिस किताब खोल करके बैठेंगे, जो पढ़ेंगे वो तुरंत तुरंत याद होने लगेगा। कैसे? जब हमारा इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट अगर नहीं है तो हम कितना भी पढ़ेंगे तो याद नहीं होने वाला। पहला सूत्र है, पढ़ाई करनी है किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। एक दूसरा सूत्र जो सिर्फ बेटियों के लिए है, एक और आप में एक कमी है, बताऊं? देखा देखी की। ओहो, चाचा की लड़की टीचर बन रही है, मुझे भी टीचर बनना है। वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, मुझे भी डॉक्टरी करनी है। ओहो, वो तो आजकल यूट्यूब पे, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, मुझे भी बनानी है। हाँ, रील्स और रियल लाइफ दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बड़ा अंतर है। हमें इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करनी है और एक खोज करनी है। 10th से 12th तक की जितनी भी बेटियां बैठी हैं, आज से ही एक काम आप चालू करेंगे। एक स्टोरी के साथ मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक गांव में कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके आगे एक चीज और जोड़ना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर वो कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए। गलत दिशा में कोशिश करोगे तो हार होगी ही होगी। इसलिए हमको सफल होने के लिए सबसे पहले ये चुनाव करना जरूरी है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा टैलेंट क्या है। हाथी का अपना टैलेंट है। जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? जो हाथी कर सकता है वो मछली कर सकती है क्या? वो घोड़ा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे जितनी बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप एक बात गांठ बांध लेना कि आप सबको भी भगवान ने एक क्वालिटी देकर के भेजा है। एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी चीज आपके अंदर में है जो शायद आज तक आपको पता नहीं है। आपकी सफलता का मार्ग आधे से ज्यादा तभी तय हो जाता है जब आपको यह पता पड़ जाता है, यह पता चल जाता है कि इस काम को मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन इस बात का हमें पता पड़ गया कि यह काम है, आज बहुत सारी बेटियां डिजाइनिंग में,
कोई नृत्य में, कोई सिंगिंग में। बहुत सारी बेटियां अपने अपने लेवल पर बहुत आगे बढ़ी है। हमें खोजना यह है कि हमारा टैलेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। पढ़ाई के साथ साथ इस बात पर रोज चिंतन करें, रोज अपना 10 मिनट अपने आप को दें और इस बात पर ये विचार करें कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे काम हैं जिनसे आदमी सफल हो सकता है। एक खेलने वाला भी, आज ओलंपिक में हमारी बेटियां स्वर्ण पदक ला रही है, कोई सिंगिंग में ला रही है, कोई कबड्डी में ला रही है, कोई किसी खेल में ला रही है। आपके अंदर में भी वो ऊर्जा, वो क्षमता है, उसको पहचानिए। केवल पापा की परी मत बनिए। हाँ, क्या नहीं बनना है? पापा की परी नहीं बनना है। मेहनत करना है, अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को खोजना है और अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाना है। ये नहीं कि स्कूल आ गए, 4 घंटे मैडम ने जो बताया वो पढ़ लिया, फिर अगले दिन आकर के होमवर्क दिखा दिया। ऐसा नहीं, हमको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। हमको अच्छा नृत्य भी आना चाहिए, हमको बोलना भी आना चाहिए, हमको हिंदी भी आनी चाहिए, हमको संस्कृत भी आनी चाहिए, हमको इंग्लिश भी आनी चाहिए। आप अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, इतनी चीजें सीखिए। आज आपके पास में सीखने का समय है। 5 साल बाद में कोई नहीं कहेगा आपको सीखने के लिए, बोलो कहेगा क्या कोई? आज आपके पास में समय, आप रोज 1 घंटा संस्कृत सीखने में दीजिए, चाहे वो आपके काम आए या न आए। पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी अच्छी चीज, सीखी हुई चीज काम में आती है। आप अपना रोज 1 घंटे संस्कृत में प्रैक्टिस करिए, आप रोज 1 घंटे इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए, आप 2 घंटे स्कूल का होमवर्क करिए, आप अपना 1 घंटा किसी और एक्टिविटीज को दीजिए। अपने समय का सदुपयोग करिए, जो समय आज आपके पास है। बहाने मत बनाना कि हमारे पास में सीखने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, हमारे मम्मी पापा ये सिखा नहीं रहे हैं। किसी भी बात का बहाना मत खोजिए। अभी हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है पता है आपको? आदिवासी क्षेत्र से आती है। ऐसी झोंपड़ी में उनका जन्म हुआ, बारिश होती तो पानी टपकता। एकदम गरीब परिवार से। स्कूल जाने के लिए उनके पास ब्रांडेड शूज नहीं थे, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, स्कूल की वैन भी नहीं थी, बढ़िया किताबें भी नहीं थी। पर उसने अपनी मेहनत से कभी शिकायत नहीं की कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, कि मैं गरीब हूं, कि मैं कमजोर हूं। ऐसी शिकायत नहीं की उन्होंने अपनी सफलता के अंदर अपनी ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया। और एक झोंपड़ी में जन्मी हुई एक महिला आज भारत के उच्चतम शिखर पर, भारत का प्रथम नागरिक बनकर के वो बैठी है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। एक बार हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए, मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता, ये ऊर्जा हम सब के अंदर। आप इस बात को गहराई से समझिएगा। आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक, आपकी स्कूल, आपके ड्रेस कोड, आपके स्कूल का फर्नीचर, आपका मेकअप, आपकी स्कूल की किताबें, आपके और इर्द गिर्द की चीजें, ये सब क्या है पता है? ये सब कलर्स हैं। क्या है? कलर्स। इससे आपकी उड़ान का कोई लेना देना नहीं है। आपकी उड़ान आपके अंदर की क्षमताओं में है, आपके अंदर की ऊर्जा में है। तो आप सब अपने आप की ऊर्जा को पहचानिए। तो पहली चीज हमने क्या सीखी आज? पढ़ाई करनी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। अगर वो नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। हमें क्या करना है? टैलेंट के साथ में पढ़ाई करनी है। तो पहली चीज हो गई इंटरेस्ट, दूसरी चीज हो गई टैलेंट। हमें ये पता पड़ जाए कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा टैलेंट क्या है। और ये दोनों चीजें तब सफल होती है जब हमारे जीवन में एक तीसरी चीज आती है, जिसको हम कहते हैं एकाग्रता। क्या कहते हैं? फोकस, अपने लक्ष्य के ऊपर, जो हमें बनना है। आदमी एक बंदरगाह में, एक समुद्र में, एक कैप्टन जब जहाज लेकर के निकलता है तो वो कैप्टन क्या करता है पता है आपको? पहले मैप बनाता है। समुद्र में उतरना है ना उसको, तो पहले क्या करता है? मैप तैयार करता है कि मुझे किस दिशा से कहां तक पहुंचना है। वो पहले से डिसाइड कर लेता है और उसी मैप के अनुसार चलता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अच्छा, मैप न हो, कोई नक्शा न हो और सीधा इस समुद्र में जहाज उतार दे तो क्या होगा?
वो खो जाएगा, वो गुम हो जाएगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो तीसरा सूत्र है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मैप तैयार करना है। यानी कि आज अभी ये डिसाइड करना है कि मेरी मंजिल क्या है। मुझे शादी करके चूल्हा चौका करना है, या फिर मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बूढ़ा बनना है। आप अपना अभी मैप तैयार करिए कि मुझे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए और खुद के लिए कुछ बहुत बड़ा करना है। और जो मैप आप तैयार करते हैं उसी मैप के अनुसार आज से ही आप चलना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे आपके ये 5 साल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और बिना मैप के चलेंगे तो ये 5 साल यूं निकल जाएंगे और आप इसी भीड़ में, जिस भीड़ में दुनिया गुम है, उसी भीड़ का एक हिस्सा आप भी बन जाएंगे, गुम हो जाएंगे। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहती हैं? आप मंजिल तक पहुंचना चाहती है? तो 3 काम हमने सीखे हैं आज। पहला, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना। दूसरा, टैलेंट। और तीसरा, जीवन का एक मैप तैयार करना, एक नक्शा तैयार करना कि हमें क्या करना है। और ये तीनों की तीनों चीजें आपको एक जगह से मिल जाएगी। आप जो करना चाहते हैं उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता और आपके जीवन को एक डेवलपमेंट, एक अपग्रेडिंग देने वाला एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवत गीता। ये किस किस ने पढ़ा है? अच्छा, गीता किस किस के घर में है ये बताओ। सबके घर में है? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? दिव्या नहीं पढ़ा कभी? आपने बेटा नहीं पढ़ा? आप खड़े होंगे 2 मिनट। अरे वाह, आपके घर में है बेटा गीता? है ही नहीं? पक्का? चलो तुम बैठ जाओ। जो दिव्या के पीछे बैठी है बेटा, आप ही दिव्या? कितनी दिव्या है? अरे वाह, आपके घर गीता है बेटा? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्यों है? ये लो, अरे वाह, वेरी वेरी। टाइम नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी के बाद में यही बिजी है सबसे। अरे दिव्या क्यों नहीं पढ़ा बेटा? टाइम नहीं मिला इसीलिए? ये तो लगता है ये सही बात है दिव्या, ये तो हमें पच नहीं रही है बात। हाँ, राइट आंसर। कभी इसके बारे में सोचा नहीं। ये इस बात से कितने लोग एग्री हैं? आपने भी नहीं सोचा होगा कभी? अच्छा आप बताओ क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारे परिवार में हमने कभी किसी को देखा भी नहीं। हमारे भी भाई बहनों ने कभी नहीं पढ़ा। ये प्रॉब्लम है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए किया, जितने सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हैं ना, रियल में ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए किया है। क्योंकि हमारी फैमिली ये बोलती है कि स्कूल की बुकें पढ़, हाँ काम वो आएगी, परसेंटेज काम आएगा। ये काम नहीं आती है? काम आती है ना। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? निशा। निशा, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। सोचा नहीं और हमारे घर में ऐसी कभी बात हुई नहीं, चर्चा नहीं हुई। ये प्रॉब्लम है। बैठ जाओ। एक महिला, बैठो दिव्या, एक महिला 2000 का नोट था उसके पास। तो वो सोच रही थी कि मैं कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। तो उसको भगवत गीता दिख गई, तो उसने वो 2000 का नोट इसमें छुपा दिया। तो दूसरे उसके फ्रेंड कहने लगे यहाँ क्यों छुपा रही है? बोले इसको कोई खोलता ही नहीं है, तो यहाँ पर सुरक्षित मिल जाएगा। ये भगवत गीता किसने कही? किसने कही? श्री कृष्ण ने। किसको कही? अर्जुन को। क्यों कही है? नहीं पता ना। अर्जुन अपने आप को अपग्रेड कर सके, वो अपने आप में खुश रह सके, उसके जीवन में साहस आ जाए, बल आ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, वो कभी घबराए नहीं, वो कभी डरे नहीं, किसी भी चुनौती का के सामना कर सके। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई? गीता सुनाई। तो ये चीजें तो हमारे लिए भी जरूरी है ना, कि हमारे जीवन में भी चुनौतियां आती है, हम भी कभी डरे न, घबराए न, किस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप एक 20,000 रुपए का मोबाइल लाते हो तो उसके साथ में एक बुक आती है, आती है ना? क्या बोलते हैं उसको? गाइड बुक, यूजर बुक, मैनुअल। क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल।
और वो मैनुअल बुक आप देखोगे प्रेशर कुकर के साथ में भी आती है, फ्रिज के साथ में भी आती है, टेलीविजन के साथ में भी आती है ना। उस मैनुअल में, उस बुक में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज, यूज दिस प्रोडक्ट, आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दूसरी उसमें चीज होती है अपग्रेडिंग, आप इसको अपग्रेड कैसे कर सकते और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तीसरा, एरर क्लीनर, अगर इसमें कोई एरर आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक कैसे किया जा सकता है। और ये तीनों ही की तीनों चीजें हमारे जीवन में भी जरूरी है। हम अपने आप को यूज कैसे करें, हम अपने आप के समय का इस्तेमाल कैसे करें, पहली चीज। दूसरा, हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, हम जिस गांव में, जिस नगर में, जिस परिवार में जन्मे हैं, उसको ऊपर कैसे लेकर के जाएं, उसको और बेहतर कैसे बनाएं। गरीबी में जन्म लेना अपराध नहीं है, गरीबी में मर जाना अपराध है। अशिक्षित रहे अपराध नहीं है, पर जीवन भर अशिक्षित ही रहे वो अपराध है। जब जागो तभी सवेरा, अपने आप को अपग्रेड करें। और तीसरी, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। ये जितने सीनियर सिटीजन लोग ये बैठे हैं ना, इनके पास में कभी बैठो, अपनी दादी के पास, अपने पिता के पास में बैठो और कभी उनसे जानो कि आपने अपने जीवन में कितनी कितनी चुनौतियों को फेस किया है। हर एक लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज होते हैं और उन चैलेंज के आने से कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या बोलना, कैसे चलना, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, किसके साथ क्या व्यवहार करना, जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करना, अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बनाना, ये सारी की सारी टोटली मैनेजमेंट ऑफ लाइफ कोर्स है भगवत गीता। आज पूरे विश्व में 135 देशों में लगभग एक किताब पढ़ाई जाती है, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हर एक भाषा में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है भगवत गीता। इस भारत में जितनी भी टॉप पर्सनैलिटी है ना, जिनसे भी आप प्रभावित हैं, उनकी बायोग्राफी को आप उठा करके पढ़ो तो उनके जीवन में भी एक कॉमन बात मिलेगी जिसका नाम है भगवत गीता। ये किताब उन लोगों के लिए, हमारे यहां पर गलती क्या हुई पता है, हमने इसको केवल मंदिर की चीज बना दिया। गीता कब पढ़नी है, बोले भैया दादाजी मर रहे हैं गीता सुना दो, या फिर बोले ओम जी भाई साहब रिटायर हो गए, बोले हाँ लो अब गीता पढ़ो। अब गीता पढ़ करके क्या करेंगे, अब गीता 70 साल आ गए, इनको जो अच्छा बुरा भला जो करना था वो कर चुके हैं। गीता कब चाहिए, गीता भगवान ने अर्जुन को पहले दी थी जब उसने जीवन पथ पर चलना आरंभ किया था। तो अपने सारे जीवन के मूल्यों को अगर श्रेष्ठ तरीके से जीना है तो आपको अपने पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना है, गीता करनी है। और एक बात बताएं, हमने केंद्र सरकार से और अन्य चीजों, राज्य सरकार से बहुत सारी प्रार्थना की, तो अभी क्या हो रहा है पता है, आने वाले 2023 में आपके कोर्स में भगवत गीता सम्मिलित भी हो रही है, यानी कि आपके स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी। और हमारे राजस्थान भर में अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे गीता पढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा रोज किसको देना है। ये टोटली मैनेजमेंट, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये केवल रिलीजन से जुड़ी हुई किताब नहीं है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बाद में बन जाना, पहले आप एक अच्छे बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं जिसमें बहुत सारी संभावनाएं और क्वालिटी होती है, उस व्यक्तित्व का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, ये कौन सिखाता है, भगवत गीता। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो आप अपने अंदर में जो एक अच्छा सा व्यक्ति बैठा है ना, एक उत्कृष्ट व्यक्ति, उससे मिलने से चूक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, भगवत गीता पढ़नी है। तो आज ये किताब मैं अगर आपको गिफ्ट दूं तो कौन कौन लेगा, ये किताब मैं गिफ्ट दूं तो कौन कौन लेगा मेरी तरफ से। केवल 8th क्लास से 12th क्लास तक की बच्चियां हाथ ऊपर करें, 8 से 12th तक, 8वीं से 12वीं तक कौन कौन लेगा, सभी लेंगे। देखा देखी में ये ले रही है तो मुझे भी लेना है?
अच्छा, कौन कौन पढ़ेगा इसको? पक्का? पक्का? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करने होते हैं। पक्का? ये पक्का? सबकी फोटो ले ले भैया। हाँ, अब नीचे हाथ करो। अब एक बात बताऊं, आपने हाथ जय हिंद जय भारत। सबसे पहले हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस प्रांगण में श्री संत संतोष सागर जी के मुखारविंद से बहुत ही अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी बातें हमारे सामने रखी गई। मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार एवं विद्यालय प्रांगण में बैठी हुई समस्त बालिकाओं की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटिशः वंदन करना चाहूँगी। भारत विकास परिषद श्रीमान मेहता साहब के संरक्षण में पिछले 2-3 सालों से लगातार इस विद्यालय में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के आयोजन के साथ विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं भारत विकास परिषद की भी विद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करती हूँ एवं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बेटियों को अपनी बेटियां समझते हुए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन इस विद्यालय में करते रहेंगे और इन बालिकाओं को लाभान्वित करते रहेंगे। श्री संत महाराज जी ने आप बच्चियों को आपकी ही ताकत से परिचय करवाया। आपको क्या बता दिया? हीरा बता दिया। पहले तो बहुत थोड़ा सा उदास कर रहे थे कि बड़ा बुरा सा लगता है जब भाई को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है और हमें हर बात पर टोका जाता है, ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन एक बहुत ही अच्छी गहन बात बताई कि आपको क्यों आपके ऊपर बंदिशें हैं, क्यों आपको इतना सहेज करके रखा जाता है, क्योंकि आप एक हीरा है और हीरे को हर कहीं इधर उधर बाहर नहीं फेंका जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ और महात्मा जी को विश्वास दिलाती हूँ कि इस विद्यालय की सभी बेटियाँ वास्तव में अनमोल हीरा है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की धनी हैं। और ये बच्चियाँ, जैसा कि आपने पूछा 4 घंटे कौन पढ़ती है और केवल 2 हाथ ही खड़े हुए ईमानदारी का परिचायक है। ये बच्चियाँ ईमानदार है, झूठ नहीं बोलती है। और अगर आज इन बच्चियों ने आपसे वादा किया है कि हम ये गीता पढ़ेंगे और 2 महीने बाद में पुनः आपसे मिलेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ, तो मैं इन बच्चियों की तरफ से आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि ये बच्चियाँ जो वादा किया है उस पर खरा उतरेंगी और ज़रूर इस गीता का अध्ययन करेगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगी। एक बार पुनः संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से भारत विकास परिषद एवं श्रीमद महात्मा जी का पुनः कोटिशः आभार, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।